हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ साथ व्याख्या की भी बात करेंगे ताकि किसी भी पॉइंट से और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम आसानी से सॉल्व कर लें। बात करिए यदि हम कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था कि निम्न में से किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पहला था विजय हरारे, देन सेकंड था हमारा मेजर ध्यानचंद, और थर्ड था विजय अमृतराज, और फोर्थ में था मिल्खा सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन में के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। उनका जन्म इसी दिन यानी कि 29 अगस्त को ही 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें पहला हमारा है आईएएस नीतीश्वर कुमार, और दूसरा हमारा है आईएएस मनोज कुमार, और तीसरा हमारा है आईएएस राहुल सचदेवा, देन फोर्थ है हमारा आईएएस अनमोल त्यागी। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आईएएस नीतीश्वर कुमार। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या की, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीआई के सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी कुमार उपराज्यपाल सिन्हा यानी कि जो अधिकारी नीतीश्वर कुमार जी हैं वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते हुए ऑफिसर की बात करें यहाँ पे, तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इससे पूर्व मनोज सिन्हा जब गाजीपुर के सांसद थे तब नीतीश्वर कुमार उस दौरान जिले के सीडीओ थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है, यानी मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जम्मू कश्मीर के अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी पता है कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, यानी कि पहले एक राज्य था बट अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसमें अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, पहले मुर्मू जी थे जो कि इस्तीफा दे चुके हैं और वो एक अलग पद में अपना स्थान प्राप्त किए हैं या वहाँ की शपथ ली है, और आप लोगों को बताना है कि वो किस पद पे अभी हाल फिलहाल पे हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 2 सितंबर, दूसरा है 4 सितंबर, और तीसरा है 7 सितंबर, और चौथा हमारा 6 सितंबर। यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 सितंबर को। उसके बाद व्याख्या में आते हैं, तो इसमें क्या बताया गया कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो होता है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किए। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी एक बात नोटिस किया होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी तक हम पढ़ते थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, बट 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, थोड़ा आप इस फंडे को समझ लीजिए। 28 राज्य का मतलब है कि पहले 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर को मिला के। ठीक है, जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन होता है 31 अक्टूबर को, ये अस्तित्व में आती, मतलब दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में। तो इसका डिवाइडेशन होता है, यानी आर्टिकल 370 जो था वो 370 आर्टिकल खत्म होता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित बनने के बाद यहाँ पे हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए अब। ये बात आपके ज़हन में बिल्कुल आनी चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन हुआ तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते, ठीक है। तो उसमें से फिर हमारे 9 होने चाहिए, पहले 7 थे। लेकिन दमन एवं दीव और जो हमारा यहाँ का मतलब उत्तर यानी पश्चिम साइड के 2 हैं, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, ठीक है। इन दोनों को क्या किया गया है, तो इन दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यानी अब हम बात करें 8 राज्य हैं और सॉरी 8 मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और अब जब भी क्वेश्चन आएगा हम 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश पे ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा या तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें है कि शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सो पहला 5 सितंबर, दूसरा 15 अक्टूबर और तीसरा हमारा है 12 सितंबर और चौथा हमारा है 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 सितंबर। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति कैसा पद है, एक संवैधानिक पद है, यानी संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है, तो ये एक संवैधानिक पद है। तो प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली की जयंती 5 सितंबर को होती है और उन्हीं की याद में क्या होता है कि प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षक दिवस का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सभी शिक्षकों के योगदान को महत्व देना है और इस दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती और छात्रों को स्कूल जाना होता है, ठीक है। यानी टीचर्स डे के दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। हम सभी पढ़े हैं और अभी भी जो पढ़ रहे होंगे बिल्कुल पता होगा कि स्कूलों की छुट्टी नहीं होती। हालांकि इस बार तो काफ़ी लंबी छुट्टी चल रही है, अभी चलती ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऐसा कुछ कंडीशन है। बट मतलब वो मेन रूप से कहें तो हमेशा स्कूलों में इसके लिए क्या है, छुट्टी नहीं होती है और ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों को और टीचरों को और ज़्यादा घनिष्ठता बढ़े और ज़्यादा वो लोग अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर हों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली तथा पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे तथा दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री यानी कि युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सो इसमें पहला चीन, दूसरा रूस, तीसरा बांग्लादेश और हमारा चौथा है नेपाल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल। उसके बाद व्याख्या में आए तो इसमें बताया जा रहा है कि नेपाल ने क्या किया कि वित्त मंत्री और संचार मंत्री यानी कि युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खाटीवाड़ा ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नाम प्रस्तुत किया है। सो अब यहाँ पे जितने मैं पढ़ रही हूँ आप लोग कंसेप्ट अपने क्लियर करते जाइएगा कि नेपाल के हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली हैं, ठीक है। इनको प्रस्तुत करते हैं जिसे 4 सितंबर देर शाम स्वीकार कर लिया गया और युवराज खातीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है। तो इसमें पहला है नेपाल, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत, चौथा है जापान। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत। उसके बाद व्याख्या में आए तो इसमें बताया जा रहा है कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देशों यानी कि अब यहाँ पे ये लोग आप लोग नोट्स में मेंशन कर लोगे बेहतर रहेगा, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री कौन कौन सी हैं क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के खेलों और मतलब खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिक्स देश कौन से हो गए, ऐसे आप लिखोगे ब्रिक्स, ठीक है। यानी कि बी से भारत वो ब्राज़ील हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से क्या हो गया हमारा चाइना हो गया और एस से हमारा हो गया साउथ अफ्रीका,
ठीक है? तो जब ब्रिक्स लिखा रहता है उसका एक-एक मतलब पता होना चाहिए कि इसमें कौन-कौन सी कंट्री हैं, सार्क में कौन-कौन सी कंट्रियाँ आती हैं, तो ये सब संस्थाएँ जो होती हैं उनमें पता होना चाहिए, ठीक है हमको? उसके बाद हम आगे की बात करें तो क्या है कि कोविड-19 के इस दौर में खेल और आगे के रास्ते के प्रभावों का आकलन किया गया। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स वर्तमान समय में अपने भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम्स 2021 आयोजित किया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे, उनके पास ब्रिक्स गेम को करीब से देखने और इसका लाभ उठाने का शानदार अवसर होगा। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। सो इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य घोषित किया है? तो यहाँ पे हमारा पहला थोड़ा-सा यहाँ पे आपको मिस्टेक दिख रहा होगा, बट जो मैं बोल रही हूँ वो राइट है, ठीक है? तो ये जो राज्य दिख रहा है, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करने में कुछ ऐसा ही होता है। सो इसमें क्या है कि जिलों की राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है। सो इसमें है विरुधुनगर, दूसरा है करूर और तीसरा है हमारा कांचीपुरम और चौथा है हमारा कृष्णगिरी। सो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर हमारा हो रहा है विरुधुनगर। उसके बाद व्याख्या में आए तो बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और मतलब संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नकदी राहत लेन-देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो इसमें हमारा पहला है आयुष्मान खुराना, देन सेकंड है हमारा सलमान खान, थर्ड है हमारा अजय देवगन और फोर्थ है हमारा सनी देओल, ठीक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयुष्मान खुराना। उसके बाद व्याख्या में आते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना यानी कि आयुष्मान जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविज़न एंकर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। भारतीय टेलीविज़न में इन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना एक मुकाम स्थापित किया है, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है, ये तो आयुष्मान खुराना के बारे में जो बताया गया वो ठीक है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर को रटने की बजाय थोड़ा समझने का टेक्निक बता रही हूँ आपको कि जब हम टीवी देखते हैं, ठीक है, टीवी में जितने भी प्रोडक्ट्स का प्रचार किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई एक सेलिब्रिटी एक प्रोडक्ट्स का प्रचार करता है। जैसे कि हम बात करें तो यानी कि विराट कोहली फेयर हैंडसम का प्रचार करते हैं, ठीक है? या कि जो हिमालय का आता है, व्हाटएवर जो भी है, या कि हम बात करें सलमान खान जो पेप्सी का प्रचार करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हम जिसका भी देखते हैं कि ये लोग फ्लिपकार्ट का रणवीर कुमार करते हैं जो भी हैं, तो उनमें हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये जिस प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ सोचना नहीं है, बस वही उसके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आयुष्मान खुराना को भी इनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। तो बस आप टीवी तो आई होप सभी लोग देखते होंगे, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे और साथ-साथ वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा, ठीक है? जैसे भी चेंज होते हैं, वो भी आपको पता रहता है। सो इससे आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। अदरवाइज़ यदि रट्टा मार याद होता है तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर के में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है?
सो इसमें पहला बांग्लादेश, सेकंड है रूस और थर्ड है नेपाल और फोर्थ है हमारा पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। उसके बाद व्याख्या में आए तो इसमें बताया जा रहा है कि गौरतलब है कि वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और उसके यानी कि इसके तटीय पड़ोसियों ग्रीस और तथा साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तुर्की की तरफ से जारी नौवहन नोटिस के अनुसार इस रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर 2020 और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। तुर्की की यह घोषणा अमेरिका के उस बयान के बाद आई जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की थी। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाए जाने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो इसमें पहला है मुरली रामकृष्णन, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा अनिल त्यागी और चौथा है मनोज कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरली रामकृष्णन। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को बैंक का प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। रामकृष्णन 30 मई 2020 को यानी कि आईसीआईसी बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक मतलब रणनीतिक परियोजना समूह के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्न में से किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 को रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया गया है? तो इसमें पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, उसके बाद व्याख्या में आते हैं। इसमें बताया भी जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में झारखंड को 5वां, छत्तीसगढ़ को 6वां, हिमाचल प्रदेश को 7वां, राजस्थान को 8वां, पश्चिम बंगाल को 9वां और गुजरात को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, सो पहले स्थान पे कौन रहा? तो ये सबसे पहले याद रखना आपको आंध्र प्रदेश है। देन उसके बाद और भी जो स्थान बताए गए हैं कि दूसरे स्थान पर कौन है तो और तीसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पे ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का अभ्यास और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में कई चीन निर्मित ऐप्स यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस के भारत में संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व भी किया था कि कितने ऐप्स को प्रतिबंध लगाने का मतलब संकल्प लिया है। देन उसके बाद इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन आपको बताना यहाँ पे पहला है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए है या मौजूदा भारत चीन सीमा विवाद के कारण ये ऐसा किया जा रहा है या कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह होना या कि बात करें भारतीय संस्कृति के लिए नुकसानदेह होना। ठीक है, तो इसका अभी जस्ट हम लोग कल ही सॉल्व किए हैं, तो यदि ना आता हो तो पहले कल का वीडियो देखिएगा, देन आज का वीडियो देखिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज कहीं से गूगल से भी सर्च कर सकते हैं आप लोग, लेकिन प्लीज़ 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 आंसर ज़रूर दिया करिए आप लोग। ठीक है, यदि आप लोग आंसर देते हैं तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन आपका बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए आप लोग ज़रूर आंसर देने की कोशिश तो ज़रूर किया करिए, उसके बाद बने ना बने क्योंकि हम नेक्स्ट डे क्या है कि उसका राइट आंसर पता कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा और हम अगले दिन जो भी सही उत्तर होता है उसका उसकी बात करते हैं और डिटेल सहित बात करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग मैं डेली बोलती हूँ लेकिन आप लोग देते नहीं हो।
ठीक है, कभी किसी ने दे दिया। रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और जब भी हम पढ़ें रेगुलर होके पढ़ें, सक्सेस होना है तो। अदरवाइज और आपको पता है कि जितने भी आप लोग एनटीपीसी वगैरह का जो भी फॉर्म अप्लाई किए थे, अब उनका यानी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। सो अब आप लोग अपनी तैयारी जो भी थोड़े ढीले पड़ गए थे वो अब टाइट हो जाए, ठीक है। यानी अपनी तैयारी थोड़ा अनुशासित होके करिए ताकि सिलेक्शन ईजिली हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।